ने भगाया शेर और सियार को। जंगल में एक सियार खाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। आज भी कुछ नहीं मिला। पहले से ही बिना कुछ खाए मैं दुबला हो गया। मेरी होशियारी कम तो नहीं हुई ना? खुद के खाने को भी खमा नहीं पा रहा हूँ। चलो जाने भी दो। कम से कम महाराज शेर के पास जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए ऐसे उनके खाने में से थोड़ा कुछ भाग लेके खा सकता हूँ। सोचते हुए सियार शेर के पास गया। अजीब यह था कि शेर कंबल ओढ़कर बुखार से कांप रहा था। उसी समय पर वहाँ सियार पहुँच गया। ऐसे शेर को देखकर चौंकते हुए कहा कि महाराज जी, क्या हुआ? क्यों ऐसे कांप रहे हो? मैं तो आपके पास कुछ मांस के टुकड़े खाने के लिए आया हूँ, लेकिन आपका हाल तो मुझसे भी बुरा है। वैसे मैं पहले कभी आपको ऐसा नहीं देखा। आप क्यों ऐसे डर रहे हो? बोलकर पूछ रहा था। शेर डरते हुए पूरी बात बता रहा था सियार को। महाराज, एक ही समय पर दो बकरियां खाने वाली मेंढक कहीं होता है? वो मेंढक आपको अपनी बातों में उलझाकर अच्छे से धोखा दे गया। बोलते हुए सियार हंस पड़ा। ऐसे उसे नीचा दिखाकर बात करने से सियार पर शेर को बहुत गुस्सा आया। इस बात पर सियार ध्यान देते हुए कहा कि अब हम दोनों मेंढक के पास जाएंगे। उधर ही आपको उस मेंढक की झूठ का प्रमाण दूंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। पहले से ही तुम धोखेबाज हो। मैं सबको धोखा आपके खाने के लिए ही देता हूँ। आपको धोखा देना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे भी जंगल के राजा शेर कैसे डर सकता है, वो भी एक मेंढक की वजह से? बोलकर सियार समझा रहा था। कहीं ये सियार बीच में धोखा ना दे दे करके दोनों की पूंछों को बांधकर शर्त पर मेंढक के पास जाने के लिए शेर मान जाता है। अब दोनों अपने अपने पूंछों को बांधकर तालाब की ओर चल रहे थे। उनकी आने की आहट से मेंढक उनके सामने खड़े होकर जोर से बोला कि हे मेरे मित्र शत्रु सियार, सच्चा मित्र तो तुम ही हो। मैं इस शेर को खाने ही वाला था, लेकिन तब ये डर से भाग गया। अच्छा, तो तुमने इसे मेरे पास वापस लाया, इससे मैं बहुत खुश हुआ। बोलकर जोर से हंस रहा था। कहीं वो मेंढक उसे मार ना दे करके तेजी से जंगल में भागने लगा। सियार ने उसे धोखा दिया सोचकर तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। ऐसे गुस्से से सियार को मारकर डरा दिया। उनके रास्ते वह चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें संबंध ना होने वाली बातों में बीच में घुसना हमारा ही नुकसान है। मेंढक ने शेर को डराया। एक जंगल में एक मेंढक रहता था। वह देखने के लिए आकार में छोटा तो था, पर उसकी बातें तो बड़ी बड़ी, जैसे कि छोटी मुंह बड़ी बात। सबके सामने वह महान बन जाता था। बड़ी सी जानवर को भी अपने सामने वह कमजोर समझता था। उस मेंढक को अपने आप पर इतना विश्वास था। तो ऐसा था, एक दिन मेंढक चल रहा था। हाथी उसके सामने आया। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेंढक ने कहा, उछलूंगा तो चटनी बन जाएगा, तुम ही हट जाओ। दोनों के बीच बात बात पर बढ़ाई। हाथी गुस्से में मेंढक पर पाँव रखने को तैयार था। झट से उछलकर हाथी पर बैठ गया। तुम ये देख लो कि कहीं तुम खुद मेरे पाँव के नीचे दब न जाओ। अब तो समझदारी दिखाकर ध्यान रखना, चेतावनी देते हुए आगे बढ़ गया। उसी समय में एक शेर गुफा से बाहर आके ऐसे सोच रहा था, अच्छे से खाना खाए हफ्ता बीत गया, लेकिन आज तो खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं पता नहीं। धीरे से वह तालाब के पास चलते हुए गया। तालाब के पास जाके पानी पी के उधर के नरम नरम घास पर बैठ गया। तुरंत उठ 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 बोला तो नीचे से आवाज सुनाई देने से शेर बाजू हट गया। क्या होगा करके देखा तो उधर मेंढक था। अब वो मेंढक बाजू में कूद के गुस्से से बोला, अरे बीस कहीं के, तुम्हें अकल नहीं क्या? क्या तुझे पता नहीं कि बैठने से पहले देखते हैं, थोड़े में मेरी पीठ की हड्डी टूट जाती। यह बातें सुनकर शेर को गुस्सा आया। कोई जंगल के महाराज से ऐसे बात करता है क्या? मुझसे विरोध करके बहुत गलत कर रहे हो, तुझे कहाँ जाऊंगा। मेंढक गर्व से सिर ऊपर करके बोला, मुझे नहीं कह सकते, तुम सब जानवरों के राजा हो तो
मैं मेंढकों का राजा हूँ, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। अच्छा, साबित करके दिखाओ। चलो फिर उछलने में, खाने में, कुश्ती में मुकाबला करते हैं। हाँ हाँ चलो। अब पहले उछलने वाला शुरू करते हैं। शेर अपना पूरा ताकत उपयोग करके तालाब के उस पार कूदा। आश्चर्य से मेंढक शेर से 1 मीटर आगे कूद पाया, तो वो उसके पूंछ को पकड़कर कूदने वाली बात शेर नहीं जानता। ये मेंढक मुझसे ज्यादा दूर कैसे कूद सका? सोचकर शेर उलझन में हैरान हुआ। जीतने की खुशी में मेंढक ने दूसरा मुकाबला किया। मैं तो आज सुबह ही 2 बकरियां खाया, फिर तुमने क्या खाया? मेंढक ने पूछा। यह बातें सुनकर शेर डर के साथ बात ही नहीं कर पाया। वह एक ही दिन में 2-2 बकरियां खा रहा है। मैं तो खाना खाए हुए 1 हफ्ता हो गया। ये मेंढक तो सामान्य नहीं है। शेर के डर को देखते हुए मेंढक ने तीसरा मुकाबला किया। समय नहीं मित्र, आ जाओ कुश्ती लड़ते हैं, देख लेते हैं कि तुम या मैं। बोलते हुए शेर को सवाल किया। मेंढक की हरकतों से शेर के पसीने छूट गए। तुरंत तालाब के उस पार कूद के बिना रुके जंगल की तरफ भागने लगा। मेंढक गर्व से उसकी चतुरता पर हंस पड़ा। यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करने वाला ही महान बनता है। भोला भाला छोटा भाई। गोविंदपुरा नामक एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। आकाश और अविनाश थे उनके नाम। उनके बीमार बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी तक मैंने आपको बिना किसी कठिनाई के देखा है। अब आप दोनों में से कोई भी परेशानी में हो तो एक दूसरे को मदद करके अच्छे भाइयों के रूप में नाम बना है। उसके पास जो कुछ भी था उसने उनके नाम कर दिया, जैसे कि एक आम का पेड़, एक गाय और एक कंबल। बाप ने उन्हें वो सब देकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए बड़े भाई ने दोनों के बीच बंटवारे की सलाह दी। ओ अश्विन, मेरे छोटे भाई, पिताजी हमें एक गाय, एक आम का पेड़ और एक कंबल देकर गुजर गए। हम उसे बिना बांटे दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। पिताजी के जाने के बाद मेरे बड़े भाई भी आप ही हो और मेरे पिता भी आप ही हो। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। हम दोनों के बीच में आधा आधा करता हूँ। आम के पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर के टहनियों का और पत्तों का हिस्सा मेरा। इसी तरह गाय के पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का तुम्हारा। इसी तरह कंबल दिन में तुम रखो और रात में मुझे दे दो। तुझे अपना प्यारा भाई समझकर पहले तुझे दे रहा हूँ, बात का मैं ले रहा हूँ। भोला भाई बड़े भाई की कपटी बातों को ठीक है भाई, ठीक है कहकर मानने लगा। अब अविनाश हर दिन पेड़ को अपनी जिम्मेदारी मानकर पेड़ को पानी देता रहा। गाय को चारा और कंबल को दिन में अपने सिर के नीचे लगाकर आराम करता था। आकाश पेड़ पर जितने भी फल लगते थे उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाता था। गाय का पिछला हिस्सा उसका होने के कारण वो सारा दूध खुद ही इस्तेमाल करता था। रात में कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। कुछ दिन बाद अविनाश की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़े भाई की चालाकी और उसके भोलेपन को समझ गई और उसने एक उपाय सुझाया। पत्नी ने जो कहा उसने वही किया। अविनाश ने अगले दिन एक कुल्हाड़ी ली और पेड़ के निचले हिस्से को काटने लगा। आकाश तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। अरे अरे अरे, पेड़ को क्यों काट रहे हो? झाड़ को कीड़े लग गए, इसलिए मैं उसे काट रहा हूँ। और मैं आपका हिस्सा नहीं, अपना हिस्सा काट रहा हूँ। ये मेरी मर्जी है, चाहे मैं उसे काट दूं या पानी पिलाकर अच्छा रखूं। अगर तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा काटोगे तो पूरा पेड़ ही मर जाएगा। अब ये झाड़ को जितने भी फल होंगे हम दोनों बराबर बांटेंगे। झाड़ काटने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई। फिर कुछ देर बाद आकाश गाय का दूध निकाल रहा था। वो देखकर अविनाश वहां आया और गाय के सर पर जोर से मारने लगा। इससे गाय ने जोर से आकाश को लात मार दी। वो बहुत गुस्सा हो गया। अरे, गाय को क्यों मारा? गाय के सिर पर मक्खी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने उसे मारा। वैसे भी गाय के सामने का हिस्सा मेरा है,
चाहे मैं उसे मारूं या उससे प्यार करूं। अविनाश की चालाकी देखकर आकाश को सब समझ आ गया। ठीक है, इस गाय को भी हम दोनों साथ खिलाएंगे और उसका आया हुआ दूध भी हम दोनों बांट लेंगे। दूसरे दिन अविनाश ने कंबल को सारा दिन पानी में भिगा कर रखा। शाम में उसने वो कच्ची कंबल हर दिन की तरह आकाश को दे दी। आकाश उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। चलो ठीक है भाई, अब इस कंबल को भी हम दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। एक दिन तुम रख लेना, एक दिन मैं रख लेता। इसी तरह होशियार पत्नी के उपाय से उसे लाभ होने लगा। इसके बाद वो दोनों पिता की दी हुई चीजों को बराबर इस्तेमाल करने लगे और उन दोनों ने मिलजुल कर उससे अपना फायदा करने लगे। अच्छा व्यापार करके वो दोनों ही खुशहाल जीवन बिताने लगे और गोविंदपुरा में एकता की मिसाल बन गए।